अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टेट रिडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का लास्ट आर्टिकल है और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 का भी इंट्रोडक्शन करेंगे। स्टेट रिडक्शन क्या चीज़ है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको के मैप्स रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि के मैप हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन होता है या एक ट्रूथ टेबल होता है और अगर हम उसकी सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना चाह रहे हैं या सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन उस ट्रूथ टेबल का या उस कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन का फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम के मैप यूज़ करते हैं। और सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन का फ़ायदा ये होता है कि जब हम सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन से सर्किट ड्रा करते हैं तो वो सिंप्लीफाई होता है और उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ लॉजिक गेट्स हैं वो कम यूज़ होते हैं। तो इसी तरह स्टेट रिडक्शन में यह है कि जब हम किसी भी सिस्टम के स्टेट डायग्राम डिज़ाइन करते हैं तो समटाइम्स इस तरह होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सारी स्टेट्स आ जाती हैं और आपको पता है जितनी नंबर ऑफ़ स्टेट्स ज़्यादा होंगी उतना ही जो स्टेट टेबल है उसका साइज़ बड़ा होगा और अगर स्टेट टेबल का साइज़ बड़ा होगा तो हम जो फाइनली जो सीक्वेंशियल सर्किट बनेगा उसमें नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स भी ज़्यादा यूज़ होंगे और जो एक्सटर्नल लॉजिक है नेक्स्ट स्टेट लॉजिक या आउटपुट लॉजिक वो भी कॉम्प्लेक्स होगी और साइज़ में बड़ी होगी। तो आज हमने स्टेट रिडक्शन के अंदर बेसिकली ये होता है कि हम स्टेट्स को रिड्यूस करते हैं। स्टेट को रिड्यूस करने का मतलब ये होता है कि अगर एक स्टेट मशीन है उसके अंदर फॉर एग्जांपल 7 या 8 स्टेट्स हैं, क्या हम उस स्टेट मशीन को इस तरह रिड्यूस कर सकते हैं कि वो उसके अंदर 4 या 5 स्टेट्स रह जाएँ और लेकिन उसका जो स्टेट मशीन का फंक्शन है वो चेंज ना हो, नंबर ऑफ़ स्टेट्स रिड्यूस हो जाएँ लेकिन जो स्टेट मशीन का ओरिजिनल फंक्शन है वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो फंक्शन चेंज ना हो। तो अगर हम इस तरह कर सकें कि हम स्टेट मशीन का ओरिजिनल फंक्शन चेंज किए बगैर उसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टेट्स को रिड्यूस कर लें तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेट रिडक्शन। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी स्टेट डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ की थी डिफरेंट डिज़ाइन प्रॉब्लम्स के लिए। तो आज के लेक्चर में हमें देखना है क्या हम इन नंबर ऑफ़ स्टेट्स को स्टेट डायग्राम का फंक्शन चेंज किए बगैर नंबर ऑफ़ स्टेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं। तो स्टेट रिडक्शन के दो इसके रूल्स हैं कि दो स्टेट्स कब इक्विवेलेंट स्टेट्स होती हैं स्टेट मशीन के अंदर या स्टेट डायग्राम के अंदर दो स्टेट्स इक्विवेलेंट कब होती हैं। तो ये उसका रूल है। अगर दो स्टेट्स को हम इक्विवेलेंट स्टेट्स कहेंगे अगर उस स्टेट के ऊपर आप इनपुट के सारे कॉम्बिनेशंस के लिए नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट सेम रहे कि आप किसी स्टेट के ऊपर मौजूद हैं और आप वहाँ पे आप इनपुट के सारे कॉम्बिनेशंस के लिए नेक्स्ट स्टेट चेक करें और इनपुट के सारे कॉम्बिनेशंस के लिए आप आउटपुट चेक करें। अगर दो स्टेट्स पे नेक्स्ट स्टेट्स और सारे आउटपुट के कॉम्बिनेशन सेम आते हैं तो दो जो स्टेट्स हैं वो इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं। तो अगर हमारे पास दो कोई इक्विवेलेंट स्टेट्स आती हैं तो हम उनमें से एक इक्विवेलेंट स्टेट को स्टेट डायग्राम से रिमूव कर सकते हैं। अब इन रूल्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी जब हम ये एग्जांपल करेंगे। तो हमारे पास ये एक स्टेट डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी जो है ना कॉम्प्लेक्स स्टेट मशीन है। ये ABCDEF वगैरह ये स्टेट्स के नेम है। इसको अभी तक हम S0 S1 के साथ लिख रहे थे। तो आप नेम जिस तरह मर्जी रख लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके अंदर 8 स्टेट्स हैं 1 2 3 4 ये 5 6 और ये 7 सॉरी ये स्टेट मशीन के अंदर 7 स्टेट्स हैं। तो अब हम इस स्टेट मशीन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं कि ये इसका फंक्शन भी चेंज ना हो स्टेट मशीन का और इसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टेट्स भी कम हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है इस स्टेट मशीन से ये स्टेट टेबल ड्रॉ करना है। तो ये हमारा स्टेट टेबल है। अगर हमारे पास ये हमने देखना फॉर एग्जांपल हमारे पास हम प्रेजेंट स्टेट ए पे हैं तो अगर x हमारे पास 0 है मतलब ये फर्स्ट इनपुट है आप इसको x ले लें, सेकंड जो आउटपुट है स्लैश इसको आप y आउटपुट ले लें। तो अब हमने ये लिखना है। देखिए ये प्रेजेंट स्टेट ए पे हैं। अगर x की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी, अगर x की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी।
इसी तरह आउटपुट, अगर x 0 है तो आउटपुट क्या है, अगर x 1 है तो आउटपुट क्या है। तो ये सारा 4 हमने कॉलम्स फिल करने हैं जब हम स्टेट ए पे। इसी तरह फिर स्टेट बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, ई, एफ और जी के लिए। इसमें आप एक डिफरेंस नोट कर सकते हैं कि स्टेट टेबल हमने ज़रा डिफरेंट वे में ड्रॉ किया है। तो ये नॉर्मली इस फॉर्म में हम स्टेट टेबल ड्रॉ करते हैं जब हम स्टेट मशीन को रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं। तो ओके, अब मैं एक के लिए आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम स्टेट ए पे हैं, तो x 0 है तो नेक्स्ट स्टेट ए है, x 1 है तो नेक्स्ट स्टेट बी है। तो यहाँ से ये देख लेते हैं, स्टेट ए पे हैं, अगर x की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट वही स्टेट ए है। और अगर स्टेट ए पे हैं, x की वैल्यू 1 आती है तो हम नेक्स्ट स्टेट बी के ऊपर चले गए। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, x 0 है तो नेक्स्ट स्टेट ए है, x 1 है तो नेक्स्ट स्टेट बी है। इसी तरह जब x 0 है तो आउटपुट 0 है, और इसी तरह जब x 1 है तो आउटपुट फिर भी 0 है। तो यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे कि आउटपुट व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज़ 0, आउटपुट व्हेन x इज इक्वल टू 1 इज़ आल्सो 0। इसी तरह फिर हम बी स्टेट पे देखेंगे, बी स्टेट पे अगर x 0 है तो नेक्स्ट स्टेट सी है, और बी स्टेट पे अगर x 1 है तो नेक्स्ट स्टेट डी है। तो ये देखें, अगर x 0 है तो नेक्स्ट स्टेट सी, अगर x 1 है तो नेक्स्ट स्टेट डी। और इसी तरह बी पे अगर x 0 है तो आउटपुट y 0 है, अगर x 1 है तो आउटपुट फिर भी 0 है। तो ये दोनों आउटपुट्स हमने यहाँ पे लिख दिए। इसी तरह आप लोगों ने सी के लिए फिल करने हैं, डी के लिए, ई, एफ और जी। तो इस स्टेट डायग्राम से बेसिकली आपने ये स्टेट टेबल इसको फिल कर लेना। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा कि आप लोगों ने जो गिवन कॉम्प्लेक्स स्टेट मशीन है, उस स्टेट मशीन से स्टेट टेबल इस फॉर्म में आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। अब आपने जब ये स्टेट टेबल ड्रॉ कर लिया तो अब आपने देखना है, फॉर एग्जांपल ये ए बी कौन सी दो स्टेट्स हैं जो इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे मैंने ये लाइट ब्लू कलर किया हुआ है, या ई स्टेट और जी स्टेट ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि ई स्टेट में अगर आप देखें तो ये सारी रो और इस जी की ये सारी रो सेम है। ई स्टेट्स के ऊपर जो नेक्स्ट स्टेट्स हैं वो ए और एफ है, और जी के ऊपर भी ए और एफ है। और ई के ऊपर जो आउटपुट्स हैं वो 0 और 1 है, और जी के ऊपर जो आउटपुट्स हैं वो 0 और 1 है। तो आपने वो दो रोज़ फाइंड करनी है, सारी की सारी सेम है। तो आप इस सारे टेबल्स को आपस में रोज़ को कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चला कि जो स्टेट ई है और स्टेट जी, स्टेट ई पे नेक्स्ट स्टेट लॉजिक और आउटपुट, और स्टेट जी पे नेक्स्ट स्टेट लॉजिक और आउटपुट सारी की सारी सेम है। इट मीन्स कि जो स्टेट ई है और स्टेट जी है ये इक्विवेलेंट है, ये दोनों स्टेट्स एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तो इन दोनों में से हम किसी एक को डिलीट कर सकते हैं स्टेट मशीन में से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम टेबल 1 हमें पता चला कि स्टेट ई और स्टेट जी सेम है, क्योंकि इनकी नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट सेम है। तो अब इन ई में से और जी में से हम एक को डिलीट कर सकते हैं, एक को रिमूव कर सकते हैं। चाहे वो ई कर दें चाहे जी कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने जो सिलेक्ट किया है वो जी है। हम जहाँ जहाँ पर इस टेबल के अंदर जी आ रहा है, और हम इस जी वाली रो को अब डिलीट कर देंगे। जी वाली रो को डिलीट करने का मतलब ये है कि हम स्टेट मशीन में से जी को रिमूव कर रहे हैं। अब बाकी जहाँ पे जब आप इस जी वाली रो को रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो बाकी पूरे टेबल के अंदर जहाँ जहाँ पे जी आ रहा होगा उसको आपने ई के साथ रिप्लेस कर देना है, क्योंकि जी अब इक्विवेलेंट है ई के। तो अब हमने क्या करना है, इस टेबल 1 में इस जी वाली रो को डिलीट कर देना है, और बाकी टेबल में जहाँ जहाँ पे जी आ रहा है उसको रिप्लेस कर देना है ई के साथ। तो यहाँ पे जी आ रहा था, इस सिर्फ एक जगह इसकी जगह ये जी आ रहा है। इस जी को हमने ई के साथ रिप्लेस कर दिया। ये देखें यहाँ पे एफ की जो नेक्स्ट स्टेट है, इस जी को ई के साथ रिप्लेस कर दिया, और ये जी वाली जो रो है हमने इसको डिलीट कर दिया। तो हमारे पास अब बाकी सारा का सारा टेबल एज इट इज़ रहेगा। जस्ट हमने दो चेंजेस किए हैं कि जी रो को डिलीट कर दिया, और जहाँ पे बाकी टेबल में जी आ रहा था उसको ई के साथ रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास अब ये अपडेटेड टेबल आ गया। अब दोबारा हमने इस टेबल को दोबारा एनालाइज करना है, चेक करना है कि आप कोई सी दो स्टेट्स दोबारा तो इक्विवेलेंट नहीं आ रही। अब आप देखें ये डी और एफ जो स्टेट्स हैं ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि डी और एफ, डी की जो नेक्स्ट स्टेट है ई और एफ है, और इसकी आउटपुट 0 और 1 है। इस तरह एफ की जो इक्विवेलेंट नेक्स्ट स्टेट है वो ई और एफ है, और आउटपुट 0 और 1 है।
इट मीन्स डी और ई जो स्टेट्स हैं ये इक्विवेलेंट है, इनका फंक्शन एक ही है। अब आप चाहे डी रो को डिलीट कर दें या रिमूव कर दें या एफ़ को कर दें, तो यहाँ पे हमने एफ़ को रिमूव किया हुआ तो हम इस टेबल में से अब ये एफ़ रो को डिलीट करेंगे और बाकी जहाँ पर भी पूरे टेबल में एफ़ आ रहा है उसको डी के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास ये अपडेटेड जो है ना वो टेबल बन गया, स्टेट टेबल। अब अगर आप देखें कोई सी भी प्रेजेंट स्टेट कोई भी ऐसी नहीं है जी, दो रोज़ ऐसी नहीं है जिन पे जो नेक्स्ट स्टेट है और आउटपुट सेम हो रही है, सारी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ए और बी का कंपैरिजन करें तो ये डिफरेंट हो गया, सी ए और सी का कर लें, ए और डी का कर लें, कोई सा भी कंपैरिजन आप कर लें तो कोई भी स्टेट ऐसी बचती नहीं है जिस पे नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट सेम हो। तो अब ये हमारा सिंप्लीफाइड स्टेट टेबल है। तो अब जब ये सिंप्लीफाइड स्टेट टेबल है तो अब आप देखें इसमें कितनी स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टेट्स थी। और जो हमारा ये ओरिजिनल स्टेट डायग्राम थी इसके अंदर 7 स्टेट्स थी। तो इट मीन्स हमने स्टेट मशीन जो ओरिजिनल जिसके अंदर 7 स्टेट्स थी उसको रिड्यूस कर दिया एक ऐसी स्टेट मशीन में जिसके 5 स्टेट्स हैं। और अब अगर आप इस स्टेट टेबल से दोबारा अगर स्टेट डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप 5 स्टेट्स बनाएंगे ए बी सी डी ई, तो ये हमारे पास 5 स्टेट्स आ गई ए बी सी डी ई। उसके बाद आप जब स्टेट ए पे हैं तो अगर एक्स ज़ीरो है तो नेक्स्ट स्टेट वही है, तो यहाँ पे देखें एक्स ज़ीरो है तो नेक्स्ट स्टेट वही है और आउटपुट उस टाइम पे ज़ीरो है, तो आपने यहाँ पे लिख देना 0/0। स्टेट ए पे हैं, अगर एक्स वन है तो नेक्स्ट स्टेट बी पे जाना है, तो ये स्टेट ए है, एक्स वन है तो आप यहाँ से बी पे जा रहे हैं और वन पे आउटपुट ज़ीरो है तो आप इसको 1/0 लिख देंगे। तो अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, टेबल से दोबारा रिड्यूस्ड जो स्टेट डायग्राम है वो ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह अगर स्टेट बी पे देखें एक्स ज़ीरो है तो हम नेक्स्ट स्टेट सी पे जा रहे हैं और आउटपुट उस टाइम ज़ीरो होगी। लेकिन स्टेट बी है, एक्स ज़ीरो है, आउटपुट ज़ीरो है, नेक्स्ट स्टेट हमारी सी है। इस तरह अगर स्टेट बी पे हैं एक्स वन है तो नेक्स्ट स्टेट डी है और आउटपुट फिर भी ज़ीरो है। ये देखें स्टेट बी पे हैं, एक्स वन आ गया, नेक्स्ट स्टेट हम डी पे चले गए और आउटपुट अभी भी ज़ीरो है। इस तरह आप सी डी और ई की जो स्टेट्स हैं उनसे भी ये स्टेट डायग्राम इस तरह कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पास इस स्टेट टेबल से ये रिड्यूस्ड स्टेट डायग्राम आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी ये जो ओरिजिनल स्टेट मशीन है ये वाली और ये वाली, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, इनके फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टेट्स कम है और इसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टेट्स ज़्यादा है। तो ये हमारी अब रिड्यूस्ड स्टेट मशीन है, इसको हमने रिड्यूस कर दिया। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का लास्ट आर्टिकल था, ये है स्टेट रिडक्शन के ऊपर। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का टाइटल है रजिस्टर्स एंड काउंटर्स। चैप्टर नंबर 5 जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने चैप्टर नंबर 5 के स्टार्ट में लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में स्टडी किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्लिप फ्लॉप्स एक ऐसी सर्किट है या एक ऐसी डिवाइस है जो कि 1 बिट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। और फ्लिप फ्लॉप्स का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो लैच है और लैच के अंदर मॉडिफिकेशन करते रहते हैं तो फाइनली फ्लिप फ्लॉप का सर्किट बन जाता है। अब रजिस्टर्स और काउंटर्स क्या हैं, अगर आप जो अब आपको पता है कि जो एक फ्लिप फ्लॉप है वो 1 बिट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, वो डी फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, वो टी हो सकता है, वो जे के हो सकता है। तो अगर हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स हो जाएं तो इट मीन्स वो 4 बिट के इंफॉर्मेशन को सेव करेंगे या अपने अंदर स्टोर करेंगे। तो जब एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप्स आपस में आप उनको इस तरह कंबाइन करें कि वो मल्टी बिट्स का डाटा सेव कर लें, 2 या 2 से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप्स अगर आपस में कंबाइन होकर ज़्यादा बिट्स का डाटा सेव करें तो वो जो रिजल्टेंट सर्किट बनेगा जिसमें ज़्यादा सारे फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, वो ज़्यादा बिट्स की इंफॉर्मेशन सेव कर रहे होंगे, उस सर्किट को हम कहेंगे रजिस्टर। उस सर्किट को हम कहेंगे रजिस्टर। तो रजिस्टर बेसिकली आप ये कह लें कि ये ग्रुप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं और सारे के सारे जितने भी उस रजिस्टर के अंदर फ्लिप फ्लॉप्स होंगे वो उतने ही बिट का डाटा सेव कर रहे होंगे। तो ये अगर n बिट रजिस्टर है तो उसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर n फ्लिप फ्लॉप्स लगे।
और कुछ एक्सटर्नल गेट्स भी हो सकता है उसके अंदर लगे हों। तो ए रजिस्टर में हैव कॉम्बिनेशनल गेट्स परफॉर्म सर्टेन डाटा प्रोसेसिंग टास्क। तो और उसके बाद काउंटर है। काउंटर भी एक स्पेशल रजिस्टर है। जो रजिस्टर है सिंपल वो जस्ट फ्लिप फ्लॉप्स का ग्रुप होता है और ज़्यादा डाटा को सेव करता है। लेकिन जो काउंटर है ये स्पेशल रजिस्टर होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि काउंटिंग एक्शन परफॉर्म करता है। काउंटिंग एक्शन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर करंट टाइम पे रजिस्टर की आउटपुट 0 है तो नेक्स्ट क्लॉक पे उसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लॉक की जब क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा उसकी आउटपुट 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्लॉक का पॉजिटिव आएगा तो उसकी आउटपुट 3 हो जाएगी। तो इस तरह अगर जो रजिस्टर है वो काउंटिंग एक्शन परफॉर्म कर रहा हो तो उसी रजिस्टर को हम काउंटर कह देंगे। और इस लेक्चर में हम जो बेसिक रजिस्टर्स हैं पहले उसको स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में काउंटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास है जी, ये 4 बिट रजिस्टर का एक सर्किट गिवन है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ये फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप है, ये सेकंड डी फ्लिप फ्लॉप है, ये थर्ड डी फ्लिप फ्लॉप और ये फोर्थ। चारों पे इसकी जो डी इनपुट है उस पर I0 अप्लाई किया हुआ है, I1 I2 I3। चारों की जो क्लॉक सिग्नल है वो कॉमन है। इसका क्लॉक, इसका क्लॉक, इसका क्लॉक और इसका क्लॉक कॉमन कर दिया। और हर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट A0 A1 A2 A3। एक एडिशनल आउटपुट भी इनपुट भी यहाँ पे शो की वो R है। तो जो हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो हमने स्टडी किए थे उसके अंदर अगर हम एडिशनल कंट्रोल भी ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे एडिशनल को कंट्रोल R एक रीसेट ऐड किया हुआ है। तो बेसिकली ये इस रीसेट का फंक्शन ये है कि अगर ये बबल लगी हुई है, बबल का मतलब ये एक्टिव लो है, अगर ये रीसेट ज़ीरो होगा मतलब R की वैल्यू अगर हम इस पर ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो उस फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये बेसिकली फ्लिप फ्लॉप्स को क्लियर करने के लिए, उनके आउटपुट को क्लियर करने के लिए एक एक्स्ट्रा इनपुट अवेलेबल है वो आ रहा है। बाकी ये डी फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन आपको पता है। डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है इनपुट से आउटपुट की तरफ डाटा ट्रांसफ़र करता है जब क्लॉक का पॉजिटिव एज जाता है। और बाकी क्लॉक के सारे टाइम के लिए जब क्लॉक का पॉजिटिव लेवल है, नेगेटिव लेवल है या नेगेटिव एज है, आउटपुट जो है डी फ्लिप फ्लॉप की वो चेंज नहीं होती, बल्कि वो जो पहले वैल्यू क्लॉक के पॉजिटिव एज पे लोड हो चुकी होती है वो उसी को अपने अंदर रिटेन रखता है या सेव रखता है। तो ये हमारे पास अब 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं और चारों का क्लॉक सिग्नल हमने कॉमन कर दिया और चारों की जो रीसेट इनपुट है या जो क्लियर इनपुट है, इसको रीसेट इनपुट भी कहते हैं, क्लियर इनपुट भी कहते हैं, उसको भी हमने कॉमन करके एक सिग्नल का नेम दे दिया क्लियर बी और सबकी क्लॉक सिग्नल को कॉमन करके क्लॉक दे दिया। चार अब डिफरेंट इनपुट्स हैं I0 से I3 तक और चार डिफरेंट आउटपुट्स हैं A0 से A3 तक। तो अभी सर्किट का फंक्शन क्या है, किस तरह ये काम कर रहा है, तो आप इन जनरल ये भी देख सकते हैं अभी 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हैं तो इट मीन ये 4 बिट का एक रजिस्टर बन गया या ये सर्किट अब 4 बिट की इंफॉर्मेशन को सेव कर सकता है। तो अब ओवरऑल इस सर्किट की वर्किंग ये है, इफ़ क्लियर बी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये क्लियर बी सिग्नल ज़ीरो होगा तो हर फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि इनकी सारी ये आर वाली इनपुट्स कॉमन है, सबको ज़ीरो सिग्नल जाएगा। जब ज़ीरो जाएगा तो ये सारों की आउटपुट्स जो भी है ये A0 A1 A2 A3 पहले जो भी डाटा मौजूद था वो उसको क्लियर करके सबको ज़ीरो कर देगा। तो सारे फ्लिप फ्लॉप्स की जो आउटपुट है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ऑल फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स आर क्लियर्ड और ये क्लियर भी एक एसिंक्रोनस इनपुट है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जो जब भी सीक्वेंशियल सर्किट हो आप डिज़ाइन करते हैं या उसका एनालिसिस करते हैं तो कोई भी जो इनपुट है वो दो तरह की होती है। ऐसी इनपुट जो जिसकी प्रोसेसिंग हो क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये I0 है, I1 I2 I3, ये I0 से I3 डाटा ये इनपुट से आउटपुट की तरफ सिर्फ क्लॉक के पॉजिटिव एज पे जा सकता है। तो ऐसे इनपुट जिसका ऑपरेशन क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर डिपेंडेंट हो उस इनपुट को हम कहते हैं सिंक्रोनस इनपुट। और ऐसी इनपुट जो क्लॉक के पॉजिटिव एज का आने का वेट ना करे बल्कि अपना फंक्शन उसके आने से पहले ही परफॉर्म कर रही है या आने के बाद या उसके ऊपर क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर डिपेंड ना कर रही हो, तो इस इनपुट को हम कहते हैं एसिंक्रोनस इनपुट। तो ये जो क्लियर बी है ये एसिंक्रोनस इनपुट है। इसका मीनिंग आसान लफ्ज़ों में यह है कि क्लॉक सिग्नल आए ना आए, उसका पॉजिटिव लेवल हो नेगेटिव लेवल हो कुछ भी हो क्लॉक पे, इसने अपना फंक्शन परफॉर्म कर देना है। जैसे ही आप क्लियर बी को ज़ीरो करेंगे सारे फ्लिप फ्लॉप्स चाहे क्लॉक का पॉजिटिव एज है या नहीं है सारे फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो जाएंगे। तो इस जो ऐसी इनपुट जो कि
क्लॉक का वेट ना करे अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो इस इनपुट को एसिंक्रोनस इनपुट कहेंगे। ये बाकी I0 से I3 ये सारी की सारी सिंक्रोनस इनपुट्स हैं, क्योंकि ये अपना फंक्शन उस टाइम पे परफॉर्म करेंगी जब क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा। ओके इफ़, तो इसका मतलब इसकी सबसे हाई प्रायोरिटी, अगर क्लॉक क्लियर बी 0 है तो सारे फ्लिप फ्लॉप्स क्लियर हो जाएंगे। एल्स इफ का मतलब है अगर क्लियर बी 1 है, तो अगर क्लियर बी 0 नहीं है बल्कि 1 है तो अब ये नॉर्मल सारे के सारे नॉर्मल डी फ्लिप फ्लॉप के तौर पे बिहेव करेंगे। एल्स इफ क्लॉक का पॉजिटिव एज जा रहा है, अगर क्लियर बी 1 है और क्लॉक का पॉजिटिव एज जाता है, ये जो अपवर्ड एरोवर्ड है क्लॉक के पॉजिटिव एज को शो कर रहा है, देन आई स्मॉल आई इज़ इक्वल टू ए आई। इसका मतलब ये है कि जो सारे आई वाला डाटा है वो ए आई के अंदर लोड हो जाएगा, कि आई की जो भी वैल्यू है वो ए आई के अंदर लोड हो जाएगा। तो आई यहाँ पे I1 I2 I3 को रिप्रेजेंट कर रहा है I0 से I3 तक, और ए आई रिप्रेजेंट कर रहा है A0 से A3 तक। तो अगर इसका इस सेकंड लाइन का मतलब ये है, अगर क्लियर बी 1 होता है और क्लॉक का पॉजिटिव एज आता है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो इन इनपुट्स के ऊपर I0 से I3 के ऊपर जो भी डाटा होगा वो A0 से A3 के ऊपर लोड हो जाएगा। एल्स अगर ये कंडीशन में नहीं होती, कि मतलब क्लॉक का पॉजिटिव एज भी नहीं आता और क्लियर बी भी 1 पे है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि क्लियर बी 1 पे है और क्लॉक या नेगेटिव लेवल पे है या पॉजिटिव लेवल पे है या क्लॉक नेगेटिव एज पे है, तो उस केस में फ्लिप फ्लॉप्स चारों की चारों जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनकी आउटपुट चेंज नहीं होगी, तो वो ए आई विल हो चेंज। तो ए आई क्योंकि क्लॉक का पॉजिटिव एज नहीं आ रहा, क्लॉक का पॉजिटिव लेवल है या नेगेटिव लेवल है या नेगेटिव एज आ रहा है, तो इसमें ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं। तो इस केस में जो सारे आपके ए आईज़ हैं उनके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बेसिकली इस सारे सर्किट की वर्किंग है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल ये जो 4 बिट का रजिस्टर है, ये 4 बिट की डाटा को I0 से I3 को A0 से A3 के अंदर स्टोर कर रहा है, अगर क्लियर बी की वैल्यू 1 है। तो अगर क्लियर बी 0 करेंगे तो ये सारा डाटा क्लियर कर देगा, और डाटा इनपुट से आउटपुट की तरफ उस टाइम पे लोड होगा जब क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा, और जब क्लॉक का पॉजिटिव एज मौजूद नहीं है तो बाकी सारे टाइम पे A0 से A3 के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा, वो वैल्यू जो पहले क्लॉक के पॉजिटिव एज पे सेव हो चुकी थी वो वही मेंटेन रहेगी। ओके नेक्स्ट है जी हमारे पास 4 बिट रजिस्टर विद पैरेलल लोड। अब यहाँ पे देखें इस ये सिंपल सर्किट था 4 बिट रजिस्टर का, इसमें जैसे क्लियर का कंट्रोल एक्स्ट्रा अवेलेबल था, एसिंक्रोनस इनपुट क्लियर या रीसेट। तो अगर हम एक लोड इनपुट लगाना चाहें, कि मतलब ये वही अब हमारे पास ये वही 4 बिट रजिस्टर है, लेकिन यहाँ पे हर रजिस्टर के स्टार्ट में कुछ गेट्स लगे हुए हैं और एक लोड इनपुट एक्स्ट्रा है। यहाँ पे क्लियर इनपुट शो नहीं की, अगर आप वो भी शो करना चाहें तो यहाँ पे आप बबल लगा के आर लगा के वो क्लियर की भी इनपुट यहाँ पे साइड पे शो कर सकते हैं। जिस तरह ये शो की हुई है तो आप क्लियर वाली इनपुट भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। ओके यहाँ पे अगर आप इसको पहले वाले रजिस्टर से कंपैरिजन करें तो इसमें एक इनपुट एक्स्ट्रा आ रही है वो लोड है, बाकी I0 से I3 भी सेम है, A0 से A3 भी सेम है, और आपका जो है क्लॉक सिग्नल भी सबका कॉमन है। यहाँ पे आप देखें तो ये A0 से डाटा मतलब हर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से डाटा दोबारा थ्रू सम लॉजिक इनपुट पे आ रहा है, A0 का भी आ रहा है, A1 का भी आ रहा है, A2 का भी और A3 का भी। तो बेसिकली ये जो सर्किट ये दो एंड गेट्स, एक और गेट और एक ही नॉट गेट, ये बेसिकली मिल के 2x1 मक्स का सर्किट बना रहे हैं। तो आप इस सर्किट को यहाँ पे 2x1 मक्स का ब्लॉक भी लगा सकते हैं, और ये बेसिकली जो लोड है क्योंकि 2x1 मक्स होगा तो उसकी एक सिलेक्शन लाइन होगी, तो अगर आप यहाँ पे एक 2x1 मक्स का ब्लॉक लगाएं, इसको इस सर्किट को बेसिकली रिप्लेस कर दें, तो उस मक्स की सिलेक्शन लाइन पे ये लोड कनेक्टेड। तो अब ये भी आप कह सकते हैं ये 2x1 मक्स है, ये भी 2x1 मक्स है, ये भी 2x1 मक्स है, और ये भी 2x1 मक्स है, और हर 2x1 मक्स की जो सिलेक्शन लाइन है उस पर लोड कनेक्टेड है, लोड। ओके अब इस सर्किट की वर्किंग किस तरह, इफ़ लोड इज़ 1, अगर हमारी ये लोड की इनपुट 1 होगी तो फिर क्या होगा कि ये जो I0 है
ये इसके साथ डी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये I1 इस डी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, I2 इस डी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये I3 इस डी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये मक्स है 2x1 मक्स, तो मक्स के दो इनपुट्स होती हैं, एक I0 और एक I1, और मक्स की सिलेक्शन लाइन कनेक्टेड है लोड के साथ। तो अगर लोड 1 है, इट मीन्स लोड के S या सिलेक्शन लाइन के ऊपर 1 जा रहा है, तो उसकी I1 के ऊपर हमने ये I0 I1 I2 I3 कनेक्ट किया हुआ है। तो वो I0 I1 I2 I3 मक्स से होता हुआ इस टी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर अदरवाइज़ आप इसको वैसे भी देख सकते हैं, ये देखिए ये लोड 1 है, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे लोड 1 हो जाएगा। अब ये लोड इस एंड गेट की ये वाली इनपुट भी 1 पे है, तो जो I0 होगा वही इस और से होता हुआ इधर चला जाएगा। और ये क्योंकि ये जो लोड है ये लोड नॉट के साथ कनेक्टेड है, तो अगर लोड 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो बेसिकली इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह आप इसका गेट वाइज एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ये अज्यूम करें कि ये 2x1 बक्स का सर्किट है, तो उससे इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन आसान है। तो इफ़ लोड इज़ 1, if load is 1, अगर लोड 1 है तो आप ये कह लें कि ये I0 I1 I2 I3 ये 2x1 मक्स का जो सर्किट है उसकी I1 के साथ कनेक्टेड है, और सिलेक्शन लाइन क्योंकि लोड सिलेक्शन लाइन पे कनेक्टेड है, तो लोड 1 है तो इट मीन S1 है, S1 है तो I1 से जो डाटा है वो I0 I1 I2 3 ये D के साथ कनेक्ट हो। तो अगर लोड 1 होता है तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये I0 I1 I2 I3 ये यहाँ पे D पे आ जाएंगे, और मतलब सारे D इनपुट्स के ऊपर I0 से I3 कनेक्ट हो जाएगा। और जब क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा तो I0 से I3 तक जो भी यहाँ पे डाटा मौजूद होगा वो A0 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, या ट्रांसफ़र हो जाएगा, या लोड हो जाएगा। इस ऑपरेशन को हम कहते हैं पैरेलल लोडिंग ऑफ द डाटा। पैरेलल लोडिंग ऑफ द डाटा का मतलब यह है कि आपने लोड को 1 किया तो I0 से I3 के ऊपर जो भी डाटा मौजूद था वो इनपुट से फ्लिप फ्लॉप्स की या रजिस्टर के आउटपुट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन ये ट्रांसफ़र उस टाइम पे होगा जब क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा। ओके, अब ये भी याद रखें कि ये लोड है ये सिंक्रोनस इनपुट है, कि ये एक्शन लोड डाटा तब लोड होगा आई से ए की तरफ जब क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा। अगर यहाँ पे मैं बबल लगा के आर लगा दूँ सबके साथ तो वो ए सिंक्रोनस इनपुट होगी, वो क्लॉक का वेट नहीं करेगी, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर देगी। इसी तरह अगर इफ़ लोड इज़ ज़ीरो, अगर लोड की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ये जो कंट्रोल सिग्नल लोड है अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो सिग्नल फीडबैक जा रहा है, तो अब ये लोड क्योंकि 2x1 मक्स की सिलेक्शन लाइन पे कनेक्टेड है, अगर लोड ज़ीरो है तो इट मीन्स कि उस मक्स का I0 सिलेक्टेड है, और ये जो बैक फीडबैक में आ रहा है ये उसके I0 के साथ कनेक्टेड है। तो इट मीन्स कि जब लोड ज़ीरो होगा तो हर फ्लिप फ्लॉप की जो अपनी आउटपुट है वही दोबारा I0 से होती हुई दोबारा इनपुट पे आएगी और वही इसके अंदर लोड हो जाएगी, तो ओवरऑल कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये A0 है, I0 सिलेक्टेड है 2x1 मक्स का है, तो A0 पे जो डाटा है वो दोबारा यहाँ पे जो मक्स है ये मक्स का इक्विवेलेंट सर्किट है, उस मक्स में से होते हुए वो डी पे आएगी, क्लॉक के पॉजिटिव ऐसे डी पे दोबारा A0 पे चली जाएगी। तो वो क्योंकि वही वैल्यू है जो पहले थी तो A0 के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह A1 के ऊपर भी चेंज नहीं आएगा, A2 पे भी चेंज नहीं आएगा, और A3 पे भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर लोड की वैल्यू ज़ीरो है तो उस केस में क्या होगा कि जो फ्लिप फ्लॉप्स की करंट आउटपुट है, जो नेक्स्ट आउटपुट लोड होगी वो उसके इक्वल ही वही आउटपुट दोबारा लोड हो जाएगी। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जब लोड की वैल्यू ज़ीरो होगी तो जो आउटपुट्स हैं वो चेंज नहीं होंगी, A0 से A3 तक वो उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, वो जो पहले डाटा लोड हो चुका है वो उसी को रिटेन करेगा या उसी को सेव करेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस सर्किट में एक्स्ट्रा फीचर हमें ये मिल गया कि हमारे पास एक लोड इनपुट है, और लोड इनपुट अगर 1 है तो आप डाटा रजिस्टर के अंदर सेव कर सकते हैं, और जैसे ही आप लोड इनपुट को ज़ीरो कर देंगे तो वो डाटा अब A0 से A3 के अंदर है वो सेव हो गया। अब अगर I0 से I3 तक डाटा चेंज भी हो रहा है तो वो डाटा जो सेव हो चुका था लोड को ज़ीरो करने से वो अब चेंज नहीं होगा। तो इस रजिस्टर को हम कहते हैं 4 बिट रजिस्टर विद पैरेलल लोड।
अब इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें लोड एक्स्ट्रा लोड वाला वो फंक्शन नहीं गिवन था। इस रजिस्टर के ऊपर हर क्लॉक के पॉजिटिव एज पे I0 से I3 के ऊपर जो भी डाटा था वो A0 से A3 के ऊपर लोड हो रहा था। लेकिन इस रजिस्टर में ये एक्स्ट्रा फीचर है कि आपको बस ये जो लोडिंग का ऑपरेशन है कि कब आपने डाटा लोड करना है और कब तक उसको सेव रखना है, वो आप एक एक्स्ट्रा इनपुट लोड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि आप इस सर्किट को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे 2x1 मक्स का एक ब्लॉक लगा दें। ये भी 2x1 मक्स का ब्लॉक है, ये भी 2x1 मक्स का ब्लॉक, ये भी 2x1 मक्स और ये भी 2x1 मक्स। उससे इसकी वर्किंग आप ज़्यादा इजीली समझ सकेंगे। ओके ये जो ऊपर हमने रजिस्टर पढ़ा है इसमें पैरेलल डाटा लोड हो रहा था कि जितने इनपुट्स थी वो सारे के सारे इकट्ठी आउटपुट्स के ऊपर ट्रांसफ़र हो रही थी। अब दूसरी एक और टाइप का रजिस्टर होता है, उसको हम कहते हैं शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर के अंदर वो सारे रजिस्टर्स आपस में सीरियली कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सारे रजिस्टर्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, यहाँ पे सीरियली कनेक्टेड है। सीरियली कनेक्टेड का मतलब है कि एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट दूसरे की इनपुट, दूसरे की आउटपुट तीसरे की इनपुट एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास ये 4 बिट एक सीरियल रजिस्टर है। तो अभी इसकी वर्किंग कैसे होगी कि फॉर एग्जाम्पल अब क्लॉक सिग्नल सबका कॉमन है, जब क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा तो सब पे क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा। अब तो यहाँ पे जो भी फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट जो रजिस्टर है क्लॉक का पॉजिटिव एज आया तो SI इनपुट के ऊपर जो भी डाटा होगा वो यहाँ से फर्स्ट रजिस्टर के इनपुट से फर्स्ट रजिस्टर की आउटपुट पे शिफ्ट हो जाएगा। अब क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे भी क्लॉक का पॉजिटिव एज आया होगा तो जो पहले आउटपुट यहाँ पे मौजूद होगी वो जो पहले जो नई इनपुट आने से पहले जो आउटपुट यहाँ पे मौजूद होगी वो यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगी। और इस तरह जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप की पहली जो आउटपुट यहाँ पे होगी वो यहाँ से इधर आ जाएगी। इस तरह इसकी जो पहली आउटपुट यहाँ पे होगी वो यहाँ पे इधर होगी। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा हर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो पहले से मौजूद होगी वो एक स्टेप आगे चली जाएगी कि यहाँ से इधर आ गई, यहाँ पे जो आउटपुट होगी वो इधर आ जाएगी, जो यहाँ पे आउटपुट थी पहले वो इधर आ जाएगी एंड सो ऑन। तो ऑन एवरी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक दिस रजिस्टर शिफ्ट द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर 1 बिट पोजीशन टू द राइट, क्योंकि ये लेफ़्ट है तो ये राइट है, तो बेसिकली ये डाटा लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसकी आप बेसिकली कह सकते हैं कि ये एक इनपुट है और एक ही इसकी आउटपुट है, तो ये और ये डाटा सीरियली शिफ्ट होता रहेगा। तो हम इस ऑपरेशन को ये भी कह सकते हैं कि शिफ्ट राइट ऑपरेशन है कि आप लेफ़्ट साइड से डाटा अप्लाई कर रहे हैं और वो हर क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर 1 बिट करके इधर सीरियल आउटपुट की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। तो ये शिफ्ट राइट ऑपरेशन है। इसी तरह आप शिफ्ट लेफ़्ट रजिस्टर भी बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। उसकी इनपुट यहाँ से जाएगी और इसकी आउटपुट इस तरफ होगी। ओके अभी तक हमने ये जो रजिस्टर्स पढ़े हैं ये 2 तरह के थे। इनमें ये पैरेलल रजिस्टर था जिसमें डाटा पैरेलली लोड होता है, और ये शिफ्ट रजिस्टर था जिसमें डाटा शिफ्ट करके लोड होता है। अब अगर हम इन सब को कॉमन कर दें कि ऐसा रजिस्टर बनाएं जिसमें पैरेलल वाला फंक्शन भी मौजूद हो कि आप डाटा पैरेलल भी लोड कर सकें और डाटा शिफ्ट लेफ़्ट भी कर सकें। ये देखें इस रजिस्टर में डाटा शिफ्ट राइट हो रहा है, शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और शिफ्ट लेफ़्ट भी कर सकें। तो ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शन मौजूद हों कि वो डाटा को लोड भी कर ले, डाटा को शिफ्ट लेफ़्ट भी कर ले, शिफ्ट राइट भी कर ले और डाटा को सेव भी कर ले, जिस तरह यहाँ पे लोडिंग वाले केस में हो रहा था। तो जिसके अंदर ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर ये चारों फंक्शन मौजूद हों उस रजिस्टर को हम कहते हैं यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। और ये हमारे पास 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का सर्किट एक गिवन है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे ये चार फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये भी डी फ्लिप फ्लॉप है, ये डी फ्लिप फ्लॉप, ये डी फ्लिप फ्लॉप। चारों की जो क्लॉक सिग्नल है वो कॉमन है और चारों की जो क्लियर है या जो रीसेट इनपुट है वो भी कॉमन है। तो इट मीन्स के जैसे ये क्लियर ज़ीरो होगा तो सारी की सारी आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी फ्लिप फ्लॉप की चारों की।
अब हर फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे 4x1 मक्स लगा हुआ है। ये फर्स्ट, ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, ये 4x1 मक्स है और ये इसकी सिलेक्शन लाइन है। ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप है, ये इसका 4x1 मक्स है। ये थर्ड का 4x1 मक्स है, फोर्थ का। और चारों 4x1 मक्सेस की जो सिलेक्शन लाइंस है वो कॉमन है और वो कनेक्टेड है S1 S0 के साथ। तो ये आपने यहाँ पे ये नहीं समझना है कि ये इस मक्स की दो आउटपुट्स निकल रही हैं। एक्चुअली ये बता रहा है कि ये S1 S0 यहाँ पे भी कनेक्टेड है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है S1 S0, ये सारी S1 और S0 वाली, कि इस मक्स की S1 S0, इसी तरह इस मक्स की भी S1 S0, इसकी भी S1 S0। तो सारे चारों मक्सिस की जो S1 S0 या सिलेक्शन इनपुट्स हैं वो कॉमन है और वो कनेक्टेड है S1 और S0 के साथ। अब यहाँ पे आपने कनेक्शंस नोट करने हैं कि किस तरह किए हुए हैं। कि जो I0 है मक्स की, वो इसके उसी अपने कोरस्पॉन्डिंग फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से कनेक्टेड है। इस तरह इसकी भी, इस तरह इसकी भी, उसकी है इस तरह। और अगर आप इसकी सेकंड देखें, ये सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट राइट, जब आप शिफ्ट राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे तो वो आप डाटा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और जब आप शिफ्ट लेफ़्ट के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे तो वो डाटा आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और जब आप पैरेलल लोड करना चाहेंगे तो I0 I1 I2 I3 के ऊपर डाटा अप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्टली A0 से A3 के ऊपर लोड हो जाएगी। अभी ओवरऑल इस सर्किट की वर्किंग कैसे है वो इस टेबल के अंदर डिस्क्राइब की गई है। तो S1 S0 बेसिकली ये इस पूरे सर्किट का ऑपरेशन कंट्रोल कर रहा है। अगर S1 0 होगा, S0 0 हो, तो रजिस्टर का यूनिवर्सल 4 बिट रजिस्टर का ऑपरेशन है एक नो चेंज। नो चेंज होने का मतलब यह है कि आउटपुट दोबारा फीडबैक होकर इनपुट की तरफ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, अगर ये S1 S0 0 0 है तो यहाँ पे I0 सिलेक्टेड है, इस मक्स का भी, इसका भी I0 सिलेक्टेड है, इसका भी I0, इसका भी I0। I0 के ऊपर क्या आ रहा है, हर मक्स की आउटपुट आ रही है। ये देखिए यहाँ से A3 आया, क्योंकि S1 S0 0 है तो I0 सिलेक्टेड है, तो A3 यहाँ से आया, इस मक्स से होता हुआ दोबारा D पे गया, दोबारा D से उधर चला गया A3 के ऊपर। इस तरह यहाँ पे I0 सिलेक्टेड है तो यहाँ से A2, अगर मैं इसकी अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करके शो करूँ, ओके फॉर एग्जांपल जब ये S1 S0 है तो I0 सबका सिलेक्टेड है, हर मक्स का। तो I0 का सिलेक्ट होने का मतलब है कि डाटा यहाँ से आ रहा है, I0 सिलेक्ट है, यहाँ से होता हुआ मक्स में होता हुआ दोबारा D पे गया, क्लॉक का पॉजिटिव आ जाएगा, ये दोबारा डाटा यहाँ पे लोड हो जाएगा, दोबारा ये इधर आएगा और दोबारा ये, इस तरह ये चारों के लिए होगा। तो इस केस में क्या होगा, जब S1 S0 दोनों की वैल्यू 0 0 है तो हर फ्लिप फ्लॉप का डाटा मक्स में से होता हुआ दोबारा लोड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वही दोबारा लोड हो ही जा रही है, तो ओवरऑल फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज नहीं होगी। ओके, इस तरह नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है कि S1 0 हो और S0 1 हो तो ये शिफ्ट राइट करेगा। S1 0 हो और S0 1 हो तो ये I1 सिलेक्टेड है, इसका भी I1, इसका भी I1, इसका भी I1 और इसके भी I1 फर्स्ट इनपुट। ओके, अब जब I1 क्योंकि ये शिफ्ट राइट करेगा तो यहाँ से डाटा इस तरफ शिफ्ट होगा, इससे इधर A3 से A0 की तरफ। तो वो देखते हैं किस तरह होता है, क्योंकि S1 0 है, ये S0 1 है तो ये I1 सिलेक्टेड है। तो I1 सिलेक्ट होने से क्या होगा कि डाटा यहाँ से जाएगा, I1 सिलेक्टेड है, यहाँ से होते हुए मक्स की आउटपुट पे जाएगा, मक्स की आउटपुट से आगे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे A3 पे गया और A3 आगे नेक्स्ट वाला मक्स का भी I1 ही सिलेक्टेड है क्योंकि सबकी सिलेक्शन लाइन कॉमन है, यहाँ से I1 की तरफ गया, यहाँ से इधर गया इससे। तो आप देख सकते हैं कि डाटा शिफ्ट राइट हो रहा है, A3 से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है A1 के ऊपर।
और ये फाइनली यहाँ पे आ गए। तो इसका मतलब है ये डाटा जो सीरियल इनपुट शिफ्ट राइट इस पिन के ऊपर डाटा मौजूद होगा वो पहले A3 पे जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लॉक एज पे वो A2 पे जाएगा, फिर नेक्स्ट A1 पे चला जाएगा और नेक्स्ट A0 पे चला जाएगा। तो इस तरह ये हमारा एक्शन शिफ्ट राइट का ऑपरेशन इस तरह परफॉर्म होगा। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन है शिफ्ट लेफ्ट। अगर आप 1-0 करेंगे, जब आप 1-0 अप्लाई करेंगे S1 पे 1 S0 पे 0 तो सबकी I2 सेलेक्ट हो जाएगी। I2 इनपुट के सिलेक्शन का मतलब ये है कि सबकी I2 जब सेलेक्ट हो जाएगी तो अब यहाँ पे ये सीरियल इनपुट फॉर लेफ़्ट, जो आप लेफ़्ट शिफ्ट डाटा करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अगर आप शिफ्ट लेफ़्ट का ऑपरेशन देखें तो यहाँ से ये डाटा I2 सेलेक्टेड है, तो जो इनपुट सेलेक्ट होती है वही उसका डाटा आउटपुट मक्स की तरफ जाता है, मक्स की आउटपुट तो यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर, इधर I2 पे गया दूसरे मक्स की, यहाँ से इधर गया, इसकी होते हुए यहाँ से ये इस I2 पे गया, और फाइनली ये इधर चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस केस में क्या हुआ कि जो डाटा आपने शिफ्ट लेफ़्ट करना था वो आप इस पिन पे अप्लाई करेंगे और यहाँ से वो पहले A0 पे जाएगा, A0 से नेक्स्ट क्लॉक एज पे A पे 1 पे जाएगा, फिर A2 पे जाएगा, फिर A3 पे जाएगा। तो इस तरह ये अब ये जब S1 1 होगा, S0 0 होगा, तो ये ओवरऑल जो 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है ये एक्ट कर रहा है एज ए 4 बिट सीरियल लेफ़्ट शिफ्ट रजिस्टर या लेफ़्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। फाइनली जब आप S1 को 1 कर देंगे, S0 को 1 कर देंगे, तो उस केस में ऑपरेशन है जी पैरेलल लोड का। तो अब देखते हैं पैरेलल डाटा किस तरह लोड होता है। ये S1 1 है, S0 1 है, तो इट मीन्स चारों मक्सिस की I3 सिलेक्टेड है, इसका भी I3, इसका भी I3, इसका भी I3 और इसका भी I3। तो क्योंकि अब हर मक्स की I3 सिलेक्टेड है तो इट मीन्स के हर मक्स का ये I3 मक्स से होते हुए इधर D3 के साथ कनेक्टेड है, इसका यहाँ से ये I2 इधर कनेक्टेड, ये इधर आ गया। तो I3 से I0 डाटा, अब क्योंकि ये सारा का सारा डाटा जा रहा है हर फ्लिप फ्लॉप की करस्पॉन्डिंग इनपुट डी के ऊपर, तो जैसे ही क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा तो इन डी पे जो भी डाटा मौजूद होगा वो A3 से A0 के ऊपर लोड हो जाएगा, I0 A0 पे लोड हो जाएगा, I1 A1 पे लोड हो जाएगा, I2 A2 पे लोड हो जाएगा, I3 A3 पे लोड हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली अब जो ये यूनिवर्सल रजिस्टर है अंडर दिस केस अब ये पैरेलल लोड रजिस्टर के तौर पे काम कर रहा है। तो ये हमारे पास 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का ऑपरेशन है। तो ये इसकी वर्किंग थी। अब अगर मैं इसकी अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहूँ, मतलब ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट नज़र आ रहा है, इस पूरे सर्किट को एक ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये उसकी ब्लॉक डायग्राम बनेगी। आई पैरेलल फोर, ये ऊपर ये जो स्लैश है छोटी सी, ये 4 इसका मतलब है कि ये जो आई पैरेलल है 4 इनपुट्स हैं, ये जो स्लैश है इसका मतलब है ए पैरेलल ये 4 आउटपुट्स हैं। तो ये जो बोल्ड एरो हेड है ये बस को शो करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 4 इनपुट की बस है, ये 4 इन आउटपुट की बस है। तो ये MSB इन और इसी तरह ये S1 S0 ये वही सिलेक्शन लाइंस हैं। MSB इन ये शिफ्ट राइट करने के लिए जो डाटा है बेसिकली ये इस पिन को शो कर रहा है, और इस तरह इस पिन को जो शो करेंगे वो ये है, और एक इनपुट इसकी क्लॉक है और एक इनपुट इसकी क्लियर भी है। तो ये इस पूरे सर्किट की ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। ये ब्लॉक डायग्राम फॉर्म की जो रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब आप एडवांस कोर्सेज पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोर्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन ये उसकी प्री रैक है, उसका बेसिक कोर्स है। तो वहाँ पे जब आपको वहाँ पे इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होंगे, तो वहाँ पे जब बात होगी 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर की, तो वहाँ पे आपको ये वाला सर्किट नहीं गिवन होगा। वहाँ पे जस्ट इस 4 बिट पैरेलल शिफ्ट रजिस्टर की जस्ट ये सिंबॉलिक ये सिंबल गिवन होगा और साथ ये टेबल दे दिया गया होगा, और वहाँ पे अज्यूम किया जाएगा कि अब इस जो सिंबल के अंदर जो एक्चुअल सर्किट है जो कि ये है, और इन मक्सिस के अंदर या फ्लिप फ्लॉप्स के जो एक्चुअल सर्किट्स हैं इनके इंटरनल वो आपको पता है। तो बेसिकली बताने का मतलब ये है कि जब आप एडवांस कोर्सेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस कोर्स में जिस तरह के हमने हर कंपोनेंट का इंटरनल सर्किट देखा, उसका ट्रूथ टेबल देखा कि उसको डिज़ाइन किस तरह करते हैं स्टेप बाई स्टेप। तो जैसे जैसे आप हायर लेवल के इस डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कोर्सेज, कंप्यूटर आर्किटेक्चर वगैरह या डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ये बेसिक सर्किट्स बहुत कम गिवन होंगे। जब भी बड़े बड़े वहाँ पे इससे बड़े बड़े सर्किट्स डिस्कस होंगे या आप डिज़ाइन करेंगे, तो वहाँ पे इन स्मॉल सर्किट्स का जस्ट आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ करें। हो सकता है एक बड़ा सा सर्किट गिवन हो एक सीपीयू का, तो वहाँ पे ये सिंबल शो किया हो, तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है, और साथ ये टेबल गिवन होगा कि ये जो सिंबल है इसकी ये वर्किंग है, और वहाँ पे अज्यूम किया गया होगा जो इसके इंटरनल सर्किट डायग्राम वो आपको पहले से ही आती है। तो ये हमारे पास था जी रजिस्टर्स, चैप्टर नंबर 6 का जो फर्स्ट आर्टिकल रजिस्टर्स। तो रजिस्टर बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये मेमोरी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं। फ्लिप फ्लॉप्स 1 बिट की इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं। रजिस्टर्स में ज़्यादा सारे फ्लिप फ्लॉप्स हम कनेक्ट करते हैं विद सम एक्सटर्नल लॉजिक्स, मक्स या गेट्स वगैरह यूज़ करते हुए हम उस ज़्यादा सारी बिट की जब इंफॉर्मेशन है उसको फ्लिप फ्लॉप के ज़रिए उसको सेव कर सकते हैं। तो 4 बिट रजिस्टर का मतलब है 4 बिट की इंफॉर्मेशन सेव करने वाली डिवाइस। ओके जी, तो ये हमारा रजिस्टर्स का इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम काउंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।